Jai Hind everyone, I welcome you all to my YouTube channel इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों और मेरे प्यारे देशवासियों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आइए करते हैं आज की क्लास हम शुरू। और एक बार फिर से आज मैं एक नए टॉपिक के साथ क्लास शुरू करने जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, स्पेशली ये आज का जो ये टॉपिक है, आज की जो क्लास है, ये केवल एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जब हम आप इंग्लिश में बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं हिंदी में जिसका इंग्लिश हमें नहीं पता होता है, तो उस समय हमें आपको शांत हो जाना पड़ता है। तो आज के ये इस वीडियो में स्पेशली मैं ऐसे वर्ड्स को यूज़ यहाँ पर स्पेशली आपको बताऊंगा जिसको आप लर्न कर लेंगे और रोज़ अपने कम्युनिकेशन में, अपने इंग्लिश के बातचीत में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्या है? स्क्वायर डील। यस, आज का जो पहला वर्ड है वो क्या है? वो स्क्वायर डील है। यस, चलिए देखते हैं। तो अगर बात करें स्क्वायर डील, इसका मतलब क्या होता है? अ फेयर बार्गेन, अ फेयर ट्रीट और अ फेयर ट्रीटमेंट। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है, हम आप किसी मुद्दे पर बात करते हैं, कोई सौदेबाजी करते हैं, जब अच्छे से सौदा पट जाता है, अच्छे से सौदा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये तो खरा सौदा था, बहुत अच्छे से सौदा हो गया, यानी इट वॉज अ स्क्वायर डील। इट वॉज व्हाट? इट वॉज अ स्क्वायर डील। ठीक, तो इसको कह सकते हैं हम क्या? स्क्वायर डील। एग्जाम्पल के साथ देखें तो थोड़ा और भी अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक एग्जाम्पल है, आई एम श्योर दैट दीज स्टूडेंट्स डिजर्व अ स्क्वायर डील। ठीक, तो इस तरह से आप इसको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। इसका वास्तविक मतलब क्या होता है? खरा सौदा या उचित बर्ताव, स्क्वायर डील। तो आप कम्युनिकेशन में इंग्लिश में बात करते समय सब यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट वर्ड देखते हैं, अ लेडीज मैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अ लेडीज मैन। अ लेडीज मैन किसको कहेंगे? आप बातचीत में इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी का मजाक भी ले सकते हैं इस तरह से। देखिए क्या होता है ये, अ मैन हु लाइक्स टू बी विद वुमेन और लाइक्स टू प्लीज देम। लेडीज़ मैन वो आदमी होता है जो स्पेशली महिलाओं के साथ रहना पसंद करता है, जो स्पेशली लेडीज़ के साथ रहता है, और या कुछ ऐसा काम करे जिससे लेडीज उससे खुश रहे, या कुछ हमेशा उसके साथ रहे, या बातचीत करे, या कुछ ऐसा काम करे जिससे वो उसको खुश कर सके, तो उसको क्या कहेंगे? अ लेडीज़ मैन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई मेट अ पर्सन यस्टरडे, ही वॉज अ लेडीज़ मैन। कल मैं एक आदमी से मिला जो क्या था? महिलाओं का चहेता। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? लेडीज़ मैन को महिलाओं का चहेता। यस, लेडीज़ मैन, लेडीज़ मैन को क्या कहते हैं? महिलाओं का चहेता। यस, चलिए अगला देखते हैं। अगला वर्ड क्या है? अगर अगले वर्ड को देखें, अ लाइट फिंगर्ड पर्सन। अ लाइट फिंगर्ड पर्सन कौन होता है भाई? अ लाइट फिंगर्ड पर्सन, लेट अस सी। जी हाँ, यस, अ पर्सन हु इज़ इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी चीज़ों को चुराते रहता है, यानी उसको बड़ा इंटरेस्ट रहता है चीज़ों को चुराने में। सो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? अ लाइट फिंगर्ड पर्सन। जैसे आपको कोई ऐसा दिखे जो चीज़ों को चुराता रहता है, छोटी छोटी चीज़ें, तो आप उसको कहते हैं, यार उसको आप कह सकते हैं, यार ये तो बड़ा ही लाइट फिंगर्ड पर्सन है, ही इज़ अ लाइट फिंगर्ड पर्सन। यस, यू आर लाइट, यू आर अ लाइट फिंगर्ड पर्सन। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आई कैन नॉट ट्रस्ट यू बिकॉज यू आर अ लाइट फिंगर्ड पर्सन। यस, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू बिकॉज यू आर अ लाइट फिंगर्ड पर्सन। यस, तुम चोर हो। यस, तुम छोटी मोटी चोरी करते रहते हो, इसीलिए मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। यस, तो इस तरह से आप अपने डेली कम्युनिकेशन में, बातचीत के दौरान आप यूज़ कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में भी आए तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल ज़्यादातर लोग जानते हैं इसको, जिसका मतलब क्या होता है? होल एंड सोल। होल एंड सोल यानी ऑल इन ऑल, यानी सब मिलाकर या सर्वे सर्वा। ऑल इन ऑल का क्या मतलब होता है? सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा या सब मिला करके, कुल मिला करके, या सर्वे सर्वा। चलिए इसको एग्जाम्पल, इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट। किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी जिला का जो सर्वे सर्वा होता है वो कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यस, यानी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक, यानी जो डीएम होता है वो किसी जिले का सर्वे सर्वा होता है। चलिए अगला देखते हैं, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ज़्यादातर ये यूज़ होता रहता है, स्पेशली कम्युनिकेशन में आप देखेंगे, स्पोकन इंग्लिश में। यस, चलिए बिल्कुल।
वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्या मतलब होता है? ऑल ग्रीक एंड लैटिन का क्या मतलब होता है? वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत कठिन। कभी कभी क्या होता है, कोई अगर आपके सामने इंग्लिश बोल रहा है, या कभी कभी न्यूज़ चैनल में क्या होता है, जब आप न्यूज़ सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती, तो आप कह सकते हैं इट लुक्स टू मी ऑल ग्रीक एंड लैटिन। यस, आप कह सकते हैं इट इज़ ऑल ग्रीक एंड लैटिन फॉर मी। इस तरह से आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझना बहुत कठिन है जो भी चीज़, उसके लिए आप यूज़ करेंगे। तो ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत जो कठिन हो उसी को कहते हैं ऑल ग्रीक एंड लैटिन। एग्जाम्पल देख लिया जाए, हिज स्पीच ऑन टीचर्स डे वॉज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस। उसका जो स्पीच था टीचर्स डे पर, क्या हुआ, वो सब लोगों को समझने में बहुत कठिन था, यानी सब लोगों को समझने के लिए बहुत कठिन था, ज़्यादातर लोग उसकी बात को नहीं समझ पाए। ठीक, तो आप इस तरह से यूज़ करेंगे इसको सेंटेंसेस में। और जब कभी बातचीत कर रहे हैं किसी से, अगर मान लो किसी की बात नहीं समझ में आ रही, ऐसा नहीं कि आपको सिंपल भी बात नहीं समझ में आ रहा, तो आप इस तरह कर सकते हैं, कहने को कह सकते हैं, लेकिन स्पेशली ऐसे यूज़ होता है जब बहुत ही डिफिकल्ट बात हो या कुछ ऐसी बात हो जो न समझ में आए। बाकी आप यूज़ करने को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको कोई बात न समझ में आए या कठिन हो। ठीक, लाइक हिज स्पीच ऑन टीचर्स डे वॉज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस। ठीक, इस तरह से यूज़ करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, अ लॉफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र। लोग क्या देते हैं ना, यार तुम तो हंसी के पात्र बन गए वहाँ पर, तो इसको आप किस तरह से यूज़ करेंगे? अ लॉफिंग स्टॉक, अ लॉफिंग स्टॉक मीन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, हंसी का पात्र। कैसे यूज़ करेंगे? हिज फुलिश आर्ग्यूमेंट हैज़ मेड हिम अ लॉफिंग स्टॉक ऑफ ऑल। His foolish argument has made him a laughing stock of all। ठीक, तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे हंसी का पात्र सेंटेंसेस में। ठीक है, यानी उसका मूर्खतापूर्वक जो आर्ग्यूमेंट था वो क्या किया, उसको हंसी का पात्र बना दिया सभी के बीच में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, एट होम इन। एट होम इन का क्या मतलब होता है? वेल वर्स्ड इन। एट होम इन का क्या मतलब होता है? वेल वर्स्ड इन। यस, किसी चीज़ में दक्ष होना या निपुण होना, जिसमें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई भी चीज़ जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई भी फील्ड, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आप बहुत ही स्ट्रांग हो, उसमें कहा जा सकता है यू आर एट होम इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश और एनी सब्जेक्ट। सो वेल वर्स्ड इन, दैट इज एट होम इन। एग्जाम्पल के माध्यम से आपका कैसे आपको बताएं, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड इज एट होम इन इंग्लिश, यानी मेरे मित्र का जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है बहुत ही स्ट्रांग है, अंग्रेजी में वो बहुत दक्ष है, बहुत निपुण है, वह इंग्लिश में बहुत निपुण है, बहुत दक्ष है, बहुत ही स्ट्रांग है। उसके लिए क्या कह सकते हैं? माई फ्रेंड इज़ एट होम इन इंग्लिश। इसी तरह आप जिस सब्जेक्ट में बहुत ही स्ट्रांग है, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं एट होम इन। तो एट होम इन का मतलब होता है दक्ष या निपुण या बहुत स्ट्रांग किसी चीज़ में। ठीक, किसी सब्जेक्ट में, स्पेशली लर्निंग के फील्ड में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, बर्ड्स आई व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट। बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? अ जनरल स्टडी एट अ ग्लांस। ठीक, सरसरी नज़र से देखना किसी चीज़ को। ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है, कहते हैं यार बहुत मैंने गहराई से तो नहीं देखा या नहीं पढ़ा इसको, लेकिन हाँ सरसरी निगाह से मैंने सब पढ़ लिया, आपने क्या लिखा था। ठीक है, तो जब बात हो सरसरी नज़र से देखने की, तो आप यूज़ करेंगे इंग्लिश में क्या? बर्ड्स आई व्यू। जी हाँ, जब बात हो किसकी? सरसरी नज़र से देखने की। जब कभी कभी बातचीत करते समय आ जाता है यार मैंने उसको बहुत सीरियसली नहीं देखा, ऐसे ही सरसरी नज़र से देख लिया, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप क्या यूज़ करेंगे? बर्ड्स आई व्यू। यस, इसका मतलब हो गया सरसरी नज़र से, यानी अ जनरल स्टडी एट अ ग्लांस। एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन कोविड-19। यस, यानी हम लोगों ने क्या किया? हम लोग ने बड़ी सरसरी निगाह से देखा जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट था, किसके बारे में? कोविड-19 के बारे में। तो सरसरी निगाह से देखने का मतलब बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगनी। ज़्यादातर देखते हैं आप सेंटेंसेस में ऐसे आ जाते हैं वर्ड्स कि दिन दूना रात चौगुना वो बढ़ रहा है, उसके यार डेवलपमेंट का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। तो अगर ऐसी बात आ जाए, ऐसे शब्द आ जाएं, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स आ जाएं, फ्रेजेस आपको सेंटेंस में यूज़ करने के लिए, तो आप उसके लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। यस, याद रखिएगा, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, जिसका मतलब होता है वेरी रैपिडली, यानी दिन दूनी रात चौगुनी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स।
भारत क्या कर रहा है? भारत दिन दूना रात चौगुना प्रोग्रेस कर रहा है। भारत कैसे बढ़ रहा है, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है? दिन दूना रात चौगुना, यानी दिन, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। ठीक, तो याद रखेंगे। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का क्या मतलब होता है? लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी, यानी वेरी रैपिडली, कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। बरी द हैचेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, बरी द हैचेट। क्या मतलब होता है इसका? पुरानी शत्रुता को भूल जाना। कभी कभी होता है, कहते हैं लोग, यार गुस्सा थूक दो, पुरानी शत्रुता को भूल जाओ, चलिए फिर से एक बार फ्रेंड हो जाते हैं। तो आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है टू फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी। पुरानी शत्रुता, पुरानी दुश्मनी को भूल जाने को ही इंग्लिश में कहते हैं बरी द हैचेट। ठीक, तो याद रखेंगे। कैसे इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे? जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिखा है, इट इज़ वाइज फॉर यू टू बरी द हैचेट एंड बी फ्रेंडली अगेन। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये तुम्हारे लिए बुद्धिमानी होगी कि पुरानी दुश्मनी को भूल जाओ और फिर से एक बार क्या बन हो जाओ, एक बार फिर से फ्रेंडली हो जाओ, मित्रवत हो जाओ। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश बोलते समय या लिखते समय, या कभी भी आपको जब इसकी ज़रूरत पड़े कि नहीं ऐसे वर्ड्स में चाहिए, पुरानी शत्रुता भुला देना, या ऐसी वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है, देन एट द टाइम यू कैन यूज़ दिस, यस, बरी द हैचेट। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून, विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग्स। जब कभी कभी क्या होता है, हम आप ऐसी चीज़ों के लिए विश करने लगते हैं, इच्छा करने लगते हैं कि जो इम्पॉसिबल हो, जो संभव ना हो, उसके लिए अगर हमारी आपकी इच्छा जग रही है तो यानी वो क्या है? क्राई फॉर द मून, यानी असंभव वस्तु की आशा करना। जब बस जो चीज़ पॉसिबल नहीं है अगर उसकी आशा आप कर रहे हो, यानी इट इज़ ओनली अ क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून। तो चलिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो और भी बेहतर समझ में आएगा। अ बेगर क्राइज फॉर द मून इफ ही विशेस टू हैव अ कार। कोई भी भिखारी अगर कार की इच्छा रखता है तो उसके लिए क्या है? क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून बेगर के लिए होगा ये। अगर कोई भिखारी कहे मैं कार खरीदने वाला हूँ, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ क्राई फॉर द मून। फॉर हिम इट इज़ क्राई फॉर द मून। ठीक है। हालांकि आज के ज़माने में बहुत सारे भिखारी भी ऐसे हैं जो खरीद सकते हैं, दिखने में भिखारी हैं लेकिन भाई बहुत पैसे वाले हैं। तो एक्सेप्शनल बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कॉमन बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हार्ड एंड फास्ट, यस, बहुत यूज़ करते हैं लोग हार्ड एंड फास्ट। क्या मतलब होता है हार्ड एंड फास्ट का? हार्ड एंड फास्ट जिसका मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट, कठोर। हार्ड एंड फास्ट मीन्स स्ट्रिक्ट, कठोर, बहुत ही कठिन, कठोर। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स कैन बी एक्सेप्टेड। कोई कठिन, कोई कठोर रूल हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते, यानी या नहीं किया जा सकता। जब भी बात हो किसी स्ट्रिक्ट रूल की या कोई बात की, तो ऐसे में हम यूज़ करेंगे हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब स्ट्रिक्ट होता है, कठोर। कोई लकड़ी या कोई मेटल की बात नहीं हो रही यहाँ। जब कोई बात की बात हो, तब जब कोई बात जनरली हम करते हैं, कोई कम्युनिकेशन की बात हो, कोई थिंग की बात हो, तब मतलब कोई इस तरह की नहीं जैसे कोई मेटल है या इस तरह की कोई चीज़ हो, तो वहाँ हार्ड की बात नहीं है। यहाँ हार्ड एंड फास्ट का मतलब वहाँ नहीं है। जबकि कोई बात हो अगर, तब वहाँ पर यूज़ करेंगे हार्ड एंड फास्ट। लाइक रूल्स, नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स कैन बी एक्सेप्टेड, यस। चलिए अगला देखते हैं। कीप पेस विथ। कीप पेस विथ क्या होता है ये? वॉक एट द सेम स्पीड, कदम से कदम मिलाकर चलना। लोग कहते हैं ना, यार अब मैं कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ, यानी क्या? कीप पेस विथ एनीथिंग, यस। वॉक एट द सेम स्पीड, कदम से कदम मिलाकर चलना। एग्जाम्पल के संदर्भ में देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इफ़ यू वांट टू कीप पेस विद द मॉडर्न वर्ल्ड, अगर आप आधुनिक जीवन में आधुनिक संसार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? यू मस्ट रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यस, देन यू विल हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आपको अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा उठाना होगा अगर आप कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं आज के आधुनिक जीवन में। ठीक है। सो कीप पेस विथ का मतलब होता है कदम से कदम मिलाना या कदम से कदम मिलाकर चलना। चलिए अगला देखते हैं। स्पेशली इसे ऑफिसेज में यूज़ करते हैं। लेम एक्सक्यूज़। लेम एक्सक्यूज़ का मतलब होता है झूठा बहाना।
लेम एक्सक्यूज़ का मतलब क्या होता है? झूठा बहाना। कभी कभी क्या होता है, लोग जब लेट हो जाते हैं ऑफिस में या किसी काम में, वो किसी काम को पूरा नहीं कर पाते समय से, तो कुछ न कुछ बहाना बना लेते हैं। अब जब बहाना बना लेते हैं तो जो बॉस होता है वो कहता है, यार मैं तो थक गया हूँ तुम्हारे झूठे बहाने से, सो आई एम कम्प्लीटली फेड अप विद योर लेम एक्सक्यूजेस। यस, तो आप कह सकते हैं, आई एम रियली वेरी मच फेड अप विद योर लेम एक्सक्यूजेस। तुम्हारे ये झूठे बहाने से तो मैं थक गया हूँ। या किसी भी झूठा बहाना किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेम एक्सक्यूज़ का मतलब झूठा बहाना, फॉल्स प्ली। यस, यानी एक एग्जांपल देखते हैं, मोहन इज हैबिचुअल ऑफ मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस वेन एवर ही इज़ लेट। जब भी मोहन लेट होता है तो उसकी हैबिट हो गई है, वो झूठा बहाना बनाता है, यानी लेम एक्सक्यूज़ करता है। तो लेम एक्सक्यूज़ का मतलब होता है झूठा बहाना बनाना। ठीक, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में। चलिए अगला देखते हैं, मैन ऑफ स्ट्रा। मैन ऑफ स्ट्रा का क्या मतलब होता है? बहुत तुच्छ व्यक्ति, बहुत ही तुच्छ, निम्न व्यक्ति, निम्न व्यक्ति, बहुत तुच्छ व्यक्ति। ठीक, अ पर्सन विद नो सोशल पोजीशन। अ पर्सन विद नो सोशल पोजीशन, जिसका कोई अस्तित्व न हो समाज में, उसको कहते हैं मैन ऑफ स्ट्रा। ठीक, तो जिसको आपको लगे, कभी आप किसी का एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि यार इसका तो कोई महत्व ही नहीं, ये महत्वहीन है, ये तो तुच्छ व्यक्ति है, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रा। यस, आई डोंट लाइक हिम बिकॉज ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रा। He is really a man of straw. This is the reason nobody wants to talk to him or nobody wants to help him. Yes, or anything else you can use. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेडन स्पीच। मेडन स्पीच क्या होता है? प्रथम भाषण। यस, मेडन स्पीच का क्या मतलब होता है? प्रथम भाषण। जब पहली बार आप क्या करते हैं, पब्लिक के बीच आप भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो उसी को कहा जाता है मेडन स्पीच। पहली बार जब आप कहीं पब्लिक में कोई भी स्पीच दें तो उसी को कहा जाता है मेडन स्पीच, यानी प्रथम भाषण। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, द न्यू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेड हिज मेडन स्पीच इन द फंक्शन। यस, द न्यू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेड हिज मेडन स्पीच इन द फंक्शन। तो इस तरह से हो गया आपका एग्जाम्पल। चलिए अगला देखते हैं, क्या है? ओपन आर्म्स। क्या होता है ओपन आर्म्स? इसका क्या मतलब है? यस, कॉर्डली। ओपन आर्म्स का क्या मतलब होता है? कॉर्डली, दैट इज बड़े प्रेम से। ओपन आर्म्स का मतलब होता है बड़े प्रेम से। यस, कॉर्डली, दैट इज। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज रिसीव्ड एवरीवेयर विद ओपन आर्म्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़े प्रेम से लोग उनको रिसीव करते थे, यानी जो लोग उनसे मिलते थे बहुत प्रेम से मिलते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से सब लोग बड़े प्रेम से मिलते थे। सो जब भी बात हो आपको कहने की कि यार वो बहुत ही अच्छा आदमी है, जब भी मिलता है बड़े प्रेम से मिलता है। आपको किसी से बात कर रहे हैं आप, या इस तरह से बातचीत आ गई आपके, इस तरह का सेंटेंस आ गया बातचीत में, तो आप यूज़ कर सकते हैं कि यार ही इज़ अ रियली वेरी गुड पर्सन, आई लाइक हिम वेरी मच बिकॉज he always meet me with open arms. Yes, he's always meeting with anyone with open arms. Yes, तो आप यूज़ कर सकते हैं open arms means बड़े प्रेम से, that is cordially, very lovingly. ठीक, चलिए अगला देखते हैं, रॉयल रोड। यस, रॉयल रोड का क्या मतलब होता है? इजी वे। यस, रॉयल रोड मीन्स इजी वे, सरल रास्ता, सरल तरीका। किसी भी चीज़ का सरल तरीका क्या है, सरल रास्ता क्या है? ठीक है, कभी ऐसी बात आ जाए सरल रास्ते की, सरल तरीके की, तो आप यूज़ करेंगे ये वर्ड रॉयल रोड। ठीक है, यानी सरल रास्ता। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज़ नो रॉयल रोड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। यस, अंग्रेजी सीखने का कोई सरल तरीका नहीं है, कोई सरल रास्ता नहीं है। आप सोचें कि इसको घोर कर पी जाएं तो नहीं पी सकते, हाँ, थोड़ा तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। सो देयर इज़ नो रॉयल रोड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी सीखने का कोई सरल रास्ता नहीं है। तो जब बात हो सरल रास्ते की, सरल तरीके की, तो आप यूज़ कर पाएंगे किसका? रॉयल रोड। यस, चलिए अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। इसको एग्ज़ाम में मैं ही कम से कम 2 से 3 बार खुद ही इसको फेस कर चुका हूँ। रीड बिटवीन द लाइन्स। आप लोग भी शायद कभी इस वर्ड को सुने, इस फ्रेज को सुने होंगे, रीड बिटवीन द लाइन। क्या मतलब होता है? ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है ये। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, गूढ़ अर्थ को जानना। रीड बिटवीन द लाइन का क्या मतलब होता है? गूढ़ अर्थ को जानना। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, किसी भी चीज़ के
गूढ़ अर्थ को आप समझ रहे हैं, किसी भी कोई भी सेंटेंस है या कोई भी बात है उसके हिडन मीनिंग को अगर आप जान पा रहे हैं, उसके छिपे रहस्य को आप जान पा रहे हैं, इसका मतलब यू आर एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यू आर कंप्लीटली एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स। सो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, दैट इज अर्थात गूढ़ अर्थ को या रहस्य को जानना या समझना। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ओनली अ वाइज मैन कैन रीड बिटवीन द लाइन। यस, केवल एक बुद्धिमान आदमी ही गूढ़ रहस्य को जान सकता है, गूढ़ अर्थ को समझ सकता है। केवल वही आदमी, कौन? जो बुद्धिमान है, यानी केवल बुद्धिमान आदमी ही गूढ़ रहस्य को समझ सकता है या गूढ़ अर्थ को जान सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यूज करेंगे इसको सेंटेंसेस में। चलिए देखते हैं अगला। स्प्लिट हेयर्स, बाल की खाल निकालना, बहुत यूज करते हैं। यस, बहुत यूज करते हैं इसको कम्युनिकेशन में। बाल की खाल निकालना, कहते रहते हैं यार तुम तो बहुत ही विचित्र इंसान हो, तुम हमेशा बाल की खाल निकालते रहते हो, हमेशा छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते रहते हो। सो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? बाल की खाल निकालना। स्प्लिट हेयर्स, टू गो इनटू माइन्यूट डिटेल्स। टू, इसका क्या मतलब होता है इंग्लिश में? टू गो इनटू माइन्यूट डिटेल्स, बाल की खाल निकालना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सम पीपल वेस्ट देयर टाइम इन स्प्लिटिंग हेयर्स। कुछ लोग तो अपना समय बिना मतलब का बाल की खाल निकालने में वेस्ट कर देते हैं। तो कभी कभी आपको मान लो किसी से बात कर रहे हो, गुस्सा आ गया, तो आप कहते हैं नहीं यार तुम तो बहुत ही बदतमीज हो, तुम बाल की खाल निकालने लगते हो, यू आर रियली वेरी स्टूपिड, यू आर ऑलवेज बिजी इन स्प्लिटिंग हेयर्स, यू ऑलवेज ट्राई टू स्प्लिट हेयर्स। तुम हमेशा बाल की खाल निकालते रहते हो। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज में, लिखने में, बोलने में और पढ़ने में। ठीक है, चलिए तो इस तरह से यूज़ करेंगे। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है विल एंड वू। यस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यस, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। यस, क्या है? विल एंड वू। इसका क्या मतलब होता है? विल एंड वू का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, गुड एंड बैड डेज, दुख और सुख। विल एंड वो का मतलब क्या होता है? दुख और सुख। यस, जब कभी बात हो दोनों शब्द को यूज करने की, यानी दुख और सुख, दुख और सुख, ठीक, या सुख या दुख, जब आप एक साथ यूज कर रहे हैं, ऐसी बात आ जाए आपको इंग्लिश में बोलने की, तब आप यूज करेंगे विल एंड ओ, जिससे आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा और अच्छा भी लगेगा। कैसे इसको यूज करेंगे सेंटेंस में? ओनली गुड बुक्स आर रियल फ्रेंड्स इन विल एंड वो। ओनली गुड बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स इन विल एंड वो। सो इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे अपने कम्युनिकेशन में, या कहीं लिखने के लिए आएगा वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही वीडियो बहुत है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। और चलते चलते एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए, जिससे इसी तरह से लगातार मैं वीडियो लाता रहूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।